आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः हम उपस्थित हैं आपके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिससे आप अपना आकलन कर पाते हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास होता है कि हम उसी तरह के प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ जो आपके उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो सिलेबस है उस पर बेस्ड हो। और इसमें हम शामिल करते हैं उन सारे 6 इकाइयों से संबंधित प्रश्न। और आज पुनः उसी के साथ हम उपस्थित हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न जो पहली इकाई है करंट अफेयर्स की, उससे रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान देने के उद्देश्य से किस राज्य में पंचवटी योजना लागू की गई है। योजनाओं से संबंधित प्रश्न आते रहे आयोग में। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख लें। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है वह इसका सही जवाब है। वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य में यह योजना शुरू की गई है, पंचवटी योजना, जिसमें राज्य सरकार वहाँ के सीनियर सिटीजन्स को मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं उनको वह प्रदान करेगी। और यह सारे कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विजडन इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार पिछले 50 वर्षों में इनमें से किसी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन आप देख रहे हो और इन चारों ऑप्शंस में आपको एक चीज़ें कॉमन लग रही हैं कि ये चारों बल्लेबाज हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को चुनने की बात की जा रही है। इसमें 3 जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, जबकि विराट कोहली अभी भी खेल रहे हैं, भारतीय टीम के कैप्टन हैं। लेकिन यहाँ विजडन ने पिछले 50 वर्षों की बल्लेबाजों की तुलनात्मक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुनने की बात करी गई है। इसमें जो मुकाबला रहा वह सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच में रहा। लेकिन अंधतोगत्वा राहुल द्रविड़, जिन्हें वॉल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट में दीवार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बाजी मार ली और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में चुने गए। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 2 का सी सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न जो है वह कह रहा है, वर्तमान में दोस्तों यह जो प्रश्न होगा वह आपका इंटरनेशनल अफेयर्स से हो जाएगा कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला देखिए, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से हटने में प्रमुख भूमिका निभाई। मेरा प्रयास होता है हम उसी तरह के प्रश्नों का चयन करें जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिटेड हों, और उसी श्रृंखला में इस प्रश्न का चयन किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बोरिस जॉनसन। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ब्रेक्जिट था, जिससे ब्रिटेन एग्जिट हुआ था 47 वर्षों तक यूरोपियन यूनियन में रहने के बाद, जब ब्रिटेन जनवरी 2020 में अलग हुआ तो इसको लेकर के ब्रिटेन में बहुत सारे उहापोह की स्थिति थी। और इस संदर्भ में ब्रिटेन के 2 प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और थेरेसा मे को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन बोरिस जॉनसन ने इस मामले को सुलझाया। तो इस तरह से तीसरे का डी सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न जो है वह संबंधित है पुनः इंटरनेशनल अफेयर्स से, क्योंकि यह भारत और किसी दूसरे देश के विवाद के संदर्भ में है। लिम्पियाधुरा विवादित क्षेत्र भारत के किस पड़ोसी देश से संबंधित मामला है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों भारत के पड़ोसी हैं। लेकिन लिम्पियाधुरा का जो संबंध है वह नेपाल से है। आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पूर्व नेपाल ने जो अपने मानचित्र जारी किए उसमें इस विवाद इन भारतीय क्षेत्रों को अपने मानचित्र में सम्मिलित कर लिया, जिनमें लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी वर्णित था, जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ दोस्तों। तो लिम्पियाधुरा रिलेटेड टू नेपाल, कंट्रोवर्शियल रीजन नेपाल ने इसको बना दिया। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेज़बानी किसे सौंपी है। तो हम आपको बता दें कि खेलो इंडिया 4थे संस्करण जो 2021 में होगा, इससे पूर्व 2020 में जो तीसरा संस्करण गुवाहाटी आसाम में हुआ, जिसका विजेता के रूप में महाराष्ट्र रहा। अगला जो 4था संस्करण होगा खेलो इंडिया का, वह मेज़बानी करेगा हरियाणा। 5वें का डी
सही जवाब होगा। दोस्तों, बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं उस मुकाम की तरफ जहां हमारी यूनिट फर्स्ट समाप्त होती है और हम अब शुरुआत करेंगे यूनिट सेकंड की। और यूनिट सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी तरह से समर्पित होता है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। मैंने कहा था कि आयोग की जो मैंडेटरी है उसमें कम से कम 4 प्रश्न एक इकाई से होने चाहिए। हमारा भी प्रयास होता है कि कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊं। तो छठा प्रश्न जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से है और टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला प्रश्न यानी कि इस श्रृंखला का छठा प्रश्न वह कह रहा है, शिक्षण के उद्देश्य में समाहित 3H सिद्धांत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों, शिक्षण के उद्देश्यों में ब्लूम हैं, गैगने हैं, ब्रिक्स हैं, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का वर्गीकरण किया है। लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें ब्लूम महोदय ने 1956 में शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है सदैव से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक कठिन विषय रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो वह आपके लिए बड़ा ही आसान सा विषय हो जाएगा। उसी संदर्भ में 3H की बात यहाँ पर मैंने कहा कि ब्लूम इसका सही जवाब हुआ, जिन्होंने 3H यानी कि जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है 3H यानी कि पहले H का मतलब हुआ हेड यानी कि ज्ञानात्मक, दूसरे H का मतलब हुआ हर्ट यानी कि भावात्मक और तीसरे हेड का मतलब हुआ हैंड, H का मतलब हुआ हैंड यानी कि मनो संचालित। 3H से संबंधित यह ब्लूम महोदय द्वारा दी गई निर्देशात्मक उद्देश्यों की बात इसमें करी गई है। छठे का A सही जवाब हुआ। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का महत्वपूर्ण सूत्र नहीं है। दोस्तों, शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक उनके शिक्षण सूत्र के माध्यम से प्रस्फुटित होते हैं, पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं। उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मृत से अमृत की ओर। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसमें से 4 में से 3 तो सही है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर, ये तीनों सही हैं। लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वह सही नहीं है, बी गलत जवाब है। 7वें का बी सही आंसर आपके हिसाब से 7वें का बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सामान्य से विशेष की ओर, जबकि जो सूत्र है वह है विशेष से सामान्य की ओर। क्योंकि शिक्षण के मामले में पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों, बाद में उन्हें और उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया जाता है। इसको हम इंडक्टिव रीजनिंग भी कह सकते हैं। तो 7वें का बी हमको लग रहा है चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों, चीज़ें क्लियर हो जाएं आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपकी सारे भ्रम दूर हो चुके हैं। विज्ञापन आने वाला है, 25 अक्टूबर तक विज्ञापन आ जाएगा। विज्ञापन कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। अब आपकी सारी भ्रांतियां मिट चुकी हैं। अब आपको कहीं चूकने की आवश्यकता नहीं है। किंचित कहीं भी अगर आप चूकते हैं तो आप एक स्वर्णिम अवसर खो देंगे, जिस अवसर की तलाश में आपके 4 वर्ष बीत गए। 2016 के बाद यह वैकेंसी आ रही है। और एक बात और बता दें दोस्तों आपको कि जो लोग बिहार की वैकेंसी से बड़े ही मायूस थे, जो नेट और JRF के विद्यार्थी मायूस थे, जो API स्कोर से मायूस थे, वे इस अवसर को स्वर्णिम अवसर में बदल सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। लाख परेशानी आपके पास हो, आप उन परेशानियों को तिलांजलि दे दीजिए। अरे वह पथ क्या, वह पथिक ही क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अगर आप अपने साथ अपने लोगों के जीवन को, अपने लोगों के जीवन स्तर को, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ जितनी आपके पास एनर्जी है झोंक दीजिए अपने आप को और लग जाइए अपनी तैयारी में। हमारा चैनल और हम सदैव आपके साथ हैं। मैंने
पूरा प्रयास किया है कि आपकी तैयारी सही दिशा में जाए। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। आपको यहाँ पर वे सारी मटेरियल्स मिलेंगी जो आपको सफलता को सिद्ध कर सकती हैं, आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकती हैं, आपको अनंतिम सफलता की ओर ले जा सकती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। अनुसंधान की किस विधा में, अनुसंधान यानी रिसर्च की किस विधा में शोधार्थी को क्या है और क्या था जैसी रिपोर्टिंग करने वाले प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि यह जो स्थिति आती है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8वें का सी वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, वर्णनात्मक अनुसंधान यानी 8वें के सी में यह करना पड़ता है क्या है क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है। इसमें सर्वेइंग अप्रोच को एडॉप्ट करना पड़ता है। इसमें सर्वेइंग अप्रोच का, सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न है वह है अनुसंधान की दिशा में पहला कदम क्या है। तो हम आपको बता दें कि 9वां का सी यानी अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है समस्याओं का पता लगाना। समस्याओं का पता जब आपको लग जाएगा तो आप फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिसर्च की दिशा में, रिसर्च के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका को भी एक पाठ्यक्रम का अंग माना गया है, और मैंने अगले प्रश्न का जो चयन किया है वह उसी संदर्भ में किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए ईशान उदय और ईशान विकास नामक छात्रवृत्ति योजना की पहल की थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें हम आपको बता दें कि यह ईशान विकास और ईशान उदय, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो आज के डेट में शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से आपका मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे राज्य हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हैं। इन राज्यों के अभ्यर्थियों, छात्रों के उच्च शिक्षा के विकास के लिए ईशान उदय और ईशान विकास नामक छात्रवृत्ति योजना का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था। दोस्तों, अब बढ़ते हुए हम आ गए हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न जो है वह रिलेटेड है अगला 11वां प्रश्न, लैपटॉप और पॉमटॉप को किस पीढ़ी के कंप्यूटर की देन माना जाता है। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस प्रश्न को लेकर के मैंने अवलोकनों उपरांत पाया कि कई जगहों पर चतुर्थ पीढ़ी और बहुत सारे जगहों पर 5वीं पीढ़ी, अंततोगत्वा मैंने पाया कि लैपटॉप और पॉमटॉप को आप 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की देन मान सकते हैं। इस प्रकार 11 का डी सही जवाब होगा। एक बात पुनः हम आपको बता दें कि जो प्रश्न हम बताते हैं उसका आकलन आप भी अपने माध्यमों से कर लिया करें, जिससे अगर कोई ह्यूमन एरर हो गई हो तो उसको आप सही कर लें। तो 11 का डी सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सूचना, जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको हम मल्टीमीडिया, जिसमें कि बहुत सारे ग्राफिक्स, टेक्स्ट और जो आपकी साउंड, वीडियो, एनिमेशंस का एक सम्मेलन होता है, उसको हम मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना है। तो इसको हम 4 ऑप्शन में 13 का सी, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, और वह भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, और वह कह रहा है कि कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना
तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये चारों जो शब्द हैं वह प्रोटोकॉल रिलेटेड वर्ड हैं और इन चारों शब्दों से आप पूरी तरह से अवगत हैं और जो प्रश्न है उससे तो अब ऑब्वियसली अवगत होंगे ही होंगे, क्योंकि आप लोग इस शब्द का पूरी तरह से उपयोग करते हैं और वह शब्द है 14 का बी। कम दूरी की पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए आप ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। तो 14 का बी सही जवाब हुआ। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो होगा वह इकाई 4 के लिए समर्पित है, मानव तथा पर्यावरण के लिए समर्पित है और उसका जो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है और किस राज्य में स्थित है। मैंने बताया था आपसे कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ तक हो सके आपको मैक्सिमम जानकारी दे पाऊँ, इसलिए जब मैं प्रश्नों का निर्माण करता हूँ तो कुछ इस तरह के प्रश्नों का निर्माण करता हूँ जिससे 1 से 2 प्रश्न आपको मिल जाएं। जैसे यहाँ पर आप देखें, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है और किस राज्य में है, तो आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखिए और बताइए। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसे हम प्रथम भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न भी एनवायरनमेंट का होगा, क्योंकि कम से कम 4-5 प्रश्न हम सम्मिलित करते हैं एक यूनिट से। और जो 16वां प्रश्न है वह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है चारों दिशाओं में, बहुत सारी दिशाओं में, 3 दिशाओं में या एक दिशा में, ओनली 1 डायरेक्शंस में। तो यह वह एक ही डायरेक्शंस में होता है, एक दिशात्मक होता है। 16 का डी इसका सही जवाब हुआ। अब अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, और 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जापान तट के पास अवस्थित मिनमाता खाड़ी में विषाक्तता के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना किससे कारण हुई है। मिनमाता बीमारी भी उसका नाम दे दिया गया। मिनमाता खाड़ी के नाम पर आपने सुना होगा, मिनमाता रोग भी एक नाम दे दिया गया। और यह हुआ किसके वजह से, तो पानी में जो मरकरी की इतनी अधिक मात्रा के कारण वह पानी विषाक्त हो गया, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो पारा मरकरी की विषाक्तता के कारण, यानी कि 17 का डी जो है वह सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न है वह भी आपका एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें कह रहा है कि भारत की वायु गुणवत्ता जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप कौन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम आपको बता दें कि इसमें जो बी ऑप्शन है सफ़र इसका सही जवाब हुआ। सफ़र के माध्यम से वायु की गुणवत्ता की जांच करी जाती है, यानी इसका जो एब्रिविएशन हुआ वह हुआ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। दोस्तों यह महाराष्ट्र के पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में स्थापित किया गया है, जिससे वायु गुणवत्ता की जांच करी जाती है। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है एनपीसीए योजना का संबंध किससे है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें एनपीसीए योजना का संबंध किससे है वह आपको बताना है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र संरक्षण से इसका संबंध है। एनपीसीए का संबंध है। एनपीसीए का मतलब हुआ नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। हम आपको बताते चलें कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना एवं राष्ट्रीय वेटलैंड या नम भूमि संरक्षण कार्यक्रमों में एवं उनके जो व्यय हो रहे थे, दोहरे व्यय से बचने के लिए एक समन्वित नई योजना की शुरुआत करी, जिसे हम राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना के नाम से जानते हैं। तो इसका 19 का डी जो है वह सही जवाब हुआ। अब आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं 20वें प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न जो है वह आपका संबंधित है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की विशेषताओं से।
जो आप बिलोंग करता है यूनिट 5 से। मैंने कहा था आपसे कि हम उन सारी यूनिट्स को सम्मिलित करेंगे जो आपके आयोग के सिलेबस में वर्णित हैं। प्रश्न कह रहा है किसी महान व्यक्ति को की स्मृति को यथावत रखने के लिए उसी अथवा किसी अन्य स्थान पर उसके पवित्र अवशेषों को ढककर बनाया जाता था, उसे क्या कहते थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें। स्तूप, बहुत सारे स्तूपों के नाम आपने सुने होंगे। स्तूप के नीचे उसको उन स्मृतियों को संजो करके रखने की परंपरा यह मौर्य काल में देखने को मिलती है। तो स्तूप इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह बड़ी विडंबना है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली और जो पहली महिला थी वह महात्मा बुद्ध की पत्नी गौतमी जो थी उन्होंने ही सर्वप्रथम या बुद्ध की धर्म पत्नी गौतमी ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया था महिलाओं में। अगला प्रश्न है किस विदेशी को, अब यह प्रश्न हो गया दोस्तों नेशनल मूवमेंट से, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों फॉरेनर्स हैं, और इसमें जो सी ऑप्शन है विलियम वेडरवर्न, जिन्हें 1889 और 1910 में 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। पढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, और 23वें प्रश्न पर बढ़ने से पूर्व एक बार हम पुनः आपको अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी पेड मेंबर्स जो हमारी तैयारी चल रही है उसके बारे में हम बता दें कि एक बार पुनः बहुत सारे छात्रों के डिमांड पर और उनकी परेशानियों को देखते हुए हमने फीस की राशि भी घटा दी है, जो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब यह प्रश्न जो है वह भूगोल से है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ये चारों जो हैं वह मिट्टियों द्वारा निर्मित किए गए जो भूमिकाएं होती हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं उनसे संबंधित हैं। भाबर हो, बांगर हो, खादर हो, यहाँ पर तराई हो, तो यह खादर इसका सही जवाब हुआ। खादर दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई जाती है, बाढ़ के द्वारा जो लाई जाती है, उनके जमा होने से उसको हम खादर कहते हैं, जो यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। 23 का ए सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 24वां प्रश्न कह रहा है मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? यानी मानसून सबसे पहले कहाँ पर मानसून का आगमन होता है? तो जो भारत में उत्तरी पश्चिमी मानसून का जो आगमन होता है दोस्तों, अरेबियन सी में पहली बार केरला, 24 का सी सही जवाब हुआ। केरला में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो हम आपको बता दें राजस्थान का मकराना प्रसिद्ध है इस मामले में। 25 का सी सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक प्रणाली का निकटता से अनुसरण करता है? तो हमारे संविधान में बहुत सारी बातें विदेशी सोर्सेज से ली गई हैं, चूँकि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, और इसमें बहुत सारे देशों से बहुत सारी प्रणालियों को एडॉप्ट किया गया है। लेकिन सबसे अगर नज़दीक कोई है तो वह ब्रिटेन का संविधान है। तो 26 का बी सही जवाब हुआ। अब यह कह रहा है कि हमारे संविधान में 27वां प्रश्न, हमारे संविधान में संशोधन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उसका जो आर्टिकल है वह है 368, यानी 27 का बी सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न भी आपका इंडियन पॉलिटी से है। संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो आपकी मिनिमम एज है जिससे आप चुनाव लड़ सकें, तो वह कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की और लोकसभा की अलग अलग आयु है, लेकिन
चूँकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्लियामेंट हैं और यहाँ पर सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो जो लोअर पार्लियामेंट है, जो आपका लोकसभा है, उसके मेंबर बनने की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है, यानी 28 का बी सही जवाब हुआ। अब बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं 29वें प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप नए हैं, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को दिशा देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। आई बेल बटन के प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और बहुत जल्द हम इस चैनल पर लाइव क्लास के माध्यम से भी डेली उपस्थित होंगे। तो अब 29वां प्रश्न कह रहा है, जो इकोनॉमी से है, कि किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। किससे हम मेजर करते हैं किसी देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को? यहाँ जो 4 ऑप्शन हैं उसमें प्रति व्यक्ति उत्पाद के माध्यम से हम इस मेजरमेंट को करते हैं, यानी 29 का डी सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न जो है वह बैंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि बैंकिंग भी आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है और इसमें यह कह रहा है कि अल्पकाल में, छोटे समय में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को, क्योंकि रिजर्व बैंक जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जो भारत का पहला ऐसा बैंक, भारत का इतना बड़ा बैंक है जो सारे बैंकों को सहायता करता है। तो यहाँ पर कह रहा है अल्पकाल में, यानी कि बहुत कम समय के लिए जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है रिजर्व बैंक, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों 30 का डी सही जवाब हुआ। उसे हम रेपो दर कहते हैं। रेपो दर इसका सही जवाब हुआ। आशा है 30वें का डी सही जवाब हुआ। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ एक बार पुनः हम कहेंगे आप सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।